अब आज की हम जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं, इस क्लास में देखेंगे क्या बंगाल के राजवंशों के बारे में, क्योंकि हमने दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ लिया। अब दक्षिण भारत भी हो गया, ऊपर मगध भी हो गया, अवंती गंधार भी हो गए, महाजनपद भी पढ़ लिए हमने, दक्षिण भारत के इतिहास को भी समझ लिया। तो अब बंगाल का जो स्पेशली राजवंश थे, कुछ महत्वपूर्ण राजवंश हैं, तो उन्हें भी पढ़ना थोड़ा जरूरी है और कई सारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार दोहराया जाता है, इस वजह से इन्हें पढ़ना जरूरी है। अब बंगाल के शासकों के साथ साथ में अंतिम टॉपिक रह जाता है हमारा कश्मीर का इतिहास। तो ये दोनों ही टॉपिक हैं, लास्ट है आज की क्लास, अंतिम क्लास है आपके प्राचीन भारतीय इतिहास की। और जो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं या जो क्लासेस नहीं देखी हैं, तो उन क्लासेस को आप कृपया करके मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में नहीं तो आप ऐसे भी आपको वीडियोस को सर्च करके देख सकते हैं। देखो, मैं मेरे पूरे अंतर्मन से इस बात को बोल रहा हूं, दावा कर रहा हूं कि नहीं समझ में आए, मैं बोल रहा हूं खुद ही कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको समझने के बाद में समझ में नहीं आ रहा है। समझना शब्द को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको समझने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, इट्स मीन, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं गुत्थियों को सुलझाने की जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप हो रही है। अब एक बात बताऊं, आपने जो पढ़ा है न समझते हुए या समझते हुए भी चीजों को पढ़ा, एक बार पढ़ा तो एक बार पढ़ने के बाद में भी पता है दिमाग आपके सामने, आपके दिमाग द्वारा संग्रहित किए गए डाटाज को या आंखों द्वारा देखे गए डाटाज को संग्रह, मतलब उनका संग्रहण करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है, ऐसा नहीं है कि भूलता है, ठीक है ना। तो उनको क्या है, रिकॉल करने की जरूरत है, टाइम टू टाइम रिकॉल करने की जरूरत है, नहीं तो आपको पूरी हिस्ट्री याद हो सकती है, दावा इस चीज का है ना। एक एक शब्द वाक्यांश के साथ साथ में हम पढ़ेंगे, इससे आगे की जो क्लासेज आएंगी उसमें, ठीक है। जो क्लासेज आएंगी वो सिर्फ और स्टोरी टेलिंग के ऊपर आएंगी, जहां आपको एक एक टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ एक कहानी स्टार्ट की जाएगी और उस कहानी में 3 या 4 वीडियोस बनेंगी। तो 3-4 वीडियो कह सकते हैं, या एक वीडियो में भी मैं सम्मिलित करके यानी रिकॉर्डिंग्स को इकट्ठा करके एक साथ में आपके सामने भी पेश कर सकता हूं, लेकिन वो क्या थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, समझने में थोड़ा क्या घिचपिच हो जाता है। तो क्या है, हम एक साथ में आनंद के साथ में बड़ी ही ट्रिकी तरीके से और चुटकुलों के साथ में और कॉमेडी करते हुए पढ़ेंगे, मजाक मजाक में पढ़ेंगे उन्हें, और देखो कैसे इसकी याद हो जाएगी हमें। जब हम पूरी क्लासों को अटेंड करेंगे ना, तो उसके बाद में देखेंगे कि यार हमें तो हिस्ट्री याद हो गई है। आप किसी वैकल्पिक प्रश्नों वाली जो बुक है उसे उठाकर देखना, आपको हिस्ट्री याद हुई मिलेगी, ये दावा है, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक पे चलते हैं, लास्ट टॉपिक है बंगाल के राजवंशों के क्रम में जो महत्वपूर्ण शासकों का या महत्वपूर्ण वंशों का क्रम देखा जाता है, वो सबसे पहले पाल वंश और सैन वंश, दो वंश ऐसे हैं जो कि बंगाल पर ज्यादा दिनों तक टिक पाए थे। यानी बंगाल पर शासन करने के क्रम में ज्यादा टाइम तक जिन्होंने शासन किया, जिन वंशों ने, वो पाल वंश और सैन वंश है, और यही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। पाल वंश तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पाल वंश के संस्थापक के तौर पर एक मतलब पाल वंश में एक महत्वपूर्ण राजा था, गोपाल के नाम से जाना जाता है। उसी ने क्या है, पाल वंश की स्थापना की थी 750 ईस्वी में, और इसने क्या है, राजधानी मुंगेर को बनाया, मुंगेर को राजधानी बनाया। और पाल वंश में इसके जो उत्तराधिकारी हुए, गोपाल, धर्मपाल, यानी गोपाल तो खुद था, उसके बाद में धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, ऐसे और प्रतापी राजा इसके बाद में उत्तराधिकारी तौर पर आते गए। तो गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल और महेंद्रपाल या महीपाल, ये जो सारे राजा हैं, इनको महत्वपूर्ण या प्रमुख राजा माना जाता है पाल वंश का। गोपाल ने क्या काम किया था, इन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, आपको याद हो तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। और इसी वंश में अगर देखा जाए तो अपने कार्यों के आधार पर जो सबसे महत्वपूर्ण राजा थे वो थे धर्मपाल। और धर्मपाल क्यों महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के भागलपुर क्षेत्र में स्थापना की थी, और इसके साथ में कई सारे काम किए थे। तो इन्होंने क्या है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिला था राष्ट्रकूट वंशों के दौरान, ठीक है, राष्ट्रकूट
पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट वंशों में जो कन्नौज को लेकर के या कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो पालों की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम था धर्मपाल। इस वजह से धर्मपाल सबसे प्रमुख राजा माना जाता है पाल वंश का। तो पालों की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले राजा थे धर्मपाल। अब क्या है, इन्होंने क्या है आगे सोमपुर महाविहार कह सकते हैं, बुद्ध विहार कह सकते हैं, तो सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। उनके बाद में आते हैं देवपाल। देवपाल इनके उत्तराधिकारी तौर पर आते हैं। इन्होंने क्या है नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। जावा देश के एक शासक थे जिनका नाम था बालपुत्र देव। जावा देश के एक शासक थे, जावा प्रदेश के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम बालपुत्र देव था। तो बालपुत्र देव को इन्होंने 5 गांव दान दिए थे जहां बुद्ध विहार बनवाने के लिए शर्त रखी गई थी। पाल वंशों में अंतिम शासक के तौर पर देखें तो मदन पाल को जाना जाता है, क्योंकि फिर मदन पाल जैसे जो शासक हुआ तो वो बहुत ही कमजोर था, वो ज्यादा राजपाट को अच्छी तरीके से संभाल नहीं पाया। ठीक है, तो यहीं पर पाल वंशों की कहानी समाप्त हो जाती है। आगे हम चलते हैं सेन वंश पर। तो सेन वंश में एक राजा था सबसे महत्वपूर्ण जिसने खुद ने सेन वंश की स्थापना की, उसे सामंत सेन के नाम से जाना जाता है। और सामंत सेन ने राजधानी नादिया क्षेत्र को या नदिया क्षेत्र को बनाया। ठीक है, और बल्लाल सेन इसमें प्रमुख राजा माना जाता है जो सेन वंश में। और सामंत सेन के उत्तराधिकारी तौर पर दान सागर और अद्भुत सागर जो पुस्तकें हैं इनकी रचना भी बल्लाल सेन ने की थी। दान सागर और अद्भुत सागर जो पुस्तकें हैं इन दोनों पुस्तकों की रचना बल्लाल सेन ने की थी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक, अंतिम शासक के तौर पर लक्ष्मण सेन को जाना जाता है। लक्ष्मण सेन अंतिम शासक हैं सेन वंश के। फिर उसके बाद में गीत गोविंद की जब रचना की गई थी, किसके द्वारा, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई है। तो गीत गोविंद की रचना करने वाले जो जयदेव थे ये भी क्या है सेन वंश के जो अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे उनके दरबार में रहते थे। बंगाल के अंतिम हिंदू शासक के नाम से इन्हें जाना जाता है। बंगाल के अंतिम हिंदू शासक के नाम से लक्ष्मण सेन को जाना जाता है। और ये वंश एकमात्र ऐसा वंश है जिसने अपने सारे के सारे सभी अभिलेख को हिंदी भाषा में उत्कीर्ण करवाया था। तो ये रहा आपका पाल वंश और सेन वंश। अब आगे चलते हैं। देखो, लिखने की वजह से वीडियो बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा डाटा के साथ में पूरी हो जाती है। यही एक मेन तरीका है जो कि आपको बताने का है। इसके अलावा जो हम स्टोरी टेलिंग करेंगे उसके अंदर एक अलग मेथड है, वहां वीडियो लंबी भी हो सकती है क्योंकि आदमी कितनी स्पीड से बोल सकता है, तो वो जितनी स्पीड से बोल सकता है उतना ही तो प्रयास करेगा ना, इससे आगे तो पार कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ क्या है कि बोलना भी पड़े और फिर लिखाना भी पड़े, तो वो दोनों मैटर एक साथ करेंगे तो क्या है जो काम 10 मिनट में हो सकता है वो काम आपका 1 घंटे में पूरा होगा। तो उसे की बजाय इसे बोल लिख करके पहले से मैंने तैयार करके मैं आपको डिजाइन करके देता हूं और बाद में समझा देता हूं। बाद में बात करते हैं कश्मीर के राजवंश की। कश्मीर में मुख्य तौर पर कारकोट वंश, उत्पल वंश और एक लोहार वंश को जाना जाता है। ये मुख्य तौर पर दिखाई देने वाले या सामने आने वाले वंशों में है। लोहार वंश इन सब में सबसे प्रमुख वंश माना जाता था। और लोहार वंश के शासक थे हर्ष के दरबार में जो कल्लन रहता था ना, जिसने राजतरंगिणी का आविष्कार किया था, वो भी क्या थे लाहौर वंश के शासक के दरबार में रहा करते थे और हर्ष के दरबार में भी रहते थे। और इन्होंने क्या है कल्लन ने राजतरंगिणी का आविष्कार किया था। राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आविष्कार कुछ नहीं है, साइंस पे नहीं जा रहे हैं हम, है ना। राजतरंगिणी एक पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित किया गया है। और उस राजतरंगिणी पुस्तक की रचना कल्लन द्वारा की गई थी, जो कि हर्ष के दरबार में यानी लोहार वंश के शासक के दरबार में रहता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कश्मीर के इतिहास से संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए, तो वो ग्रंथ है राजतरंगिणी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। आज हमारी ये प्राचीन इतिहास का पूरे वीडियो का जो सीरीज है, श्रृंखला है, आज समाप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम मिलेंगे
और वहां पर पढ़ेंगे आपसे संबंधित जो भी विषय से संबंधित, आपके विषय से संबंधित जो भी प्रावधान हैं, जो नए विषय हैं उनके बारे में, और स्टोरी टेलिंग करते हुए हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए गुड बाय, सी यू, मिलते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप कम समय में अपनी तैयारी को नई पहचान देना चाहते हैं और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं, तो पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। इस तरह की सभी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी आपको यूट्यूब पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दें, ताकि कम समय में तैयारी करते हुए आप अपनी सफलता को अचीव कर सकें। हेलो दोस्तों।